हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शन की निःशुल्क सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हम मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम एंसेंट इंडिया को भी कवर कर रहे थे। एंसेंट इंडिया में ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं, जिनमें हमने पहले ये देखा था कि वास्तव में स्रोतों के संदर्भ में इन सब का किस तरीके से विभाजन किया जाता है और उस विभाजन के अंतर्गत वो कौन से उपवर्ग हैं जो उसमें शामिल किए जाते। दूसरे पार्ट में हमने उन सभी विभाजन में किए गए फ्रेमों को विश्लेषित करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिस दिशा में हमने अभिलेखों के संदर्भ में अभिलेखों का और साहित्यिक स्रोतों के मध्य क्या डिफरेंस है और या फिर अभिलेखों की क्या प्रासंगिकता है, इसके अध्ययन की कोशिश की थी। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने इस पार्ट 3 में ये देखेंगे कि सिक्कों की क्या महत्ता है, स्मारक या भवनों की क्या महत्ता है, मूर्तियों की क्या महत्ता है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार चित्रकला की क्या महत्ता है। और ये देखने के बाद हम अपने एक प्रश्न के उत्तर को भी सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का एंसेंट इंडिया का इतिहास का पाठ्यक्रम है। ऑलरेडी हमने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हम पार्ट 1 को कवर कर रहे थे, जिसमें हम स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य स्रोत, इन सबको हम देख रहे थे। ऑलरेडी हमने इन सब को फ्रेम के रूप में तो देख लिया था, लेकिन हमने अभिलेखों के रूप में अर्थात पुरालेख विद्या और साहित्यिक स्रोतों के मध्य क्या डिफरेंस है और इनमें क्या प्रासंगिकता है, इसका अध्ययन कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, अन्वेषण को, उत्खनन को, मुद्रा शास्त्र को और साथ ही कई अन्य चित्रकला वगैरह को उनको कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। क्लियर। और इसके बाद जो हमारा अंतिम पार्ट होगा, उसमें हम साहित्यिक स्रोतों से संबंध, कविता, विज्ञान, साहित्य अर्थात इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, इन सबको कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि धार्मिक साहित्य और विदेशी वर्णन वो कौन कौन से थे। समझ गए। तो इस तरीके से आप समझे कि हम क्या करेंगे। अब रही बात आज के हमारे टॉपिक की, तो आज हम ये देखेंगे कि वास्तव में सिक्का शास्त्र की क्या महत्ता है, अर्थात मुद्रा शास्त्र का क्या संदर्भ है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हम भले ही इन सबको यहाँ पे कवर कर ले रहे हों, अर्थात स्रोतों के रूप में भले ही हम इन सबको पढ़ ले रहे हों, लेकिन ये सभी की सभी जानकारी अभी आपके लिए संक्षिप्त हैं। संक्षिप्त का क्या मतलब कि अभी हम उनको इतने व्यापक रूप से या इतने गहन रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं जितने गहन रूप से हमें करना चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कि मास्टर फिर आप गहन रूप से अध्ययन कर क्यों नहीं रहे हो। तो अध्ययन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ना, पुरातात्विक स्रोत, और आपसे प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन भारत के, तो इसका क्या मतलब होता है। आपने ओवरव्यू के वीडियो में हमारे देखा कि हमने कैसे 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1200 एडी तक की घटनाओं को कवर किया था। तो इतनी बड़ी टाइमलाइन में जो घटनाएं घटित हुई, अर्थात इतनी बड़ी टाइमलाइन में सिक्कों की जिस प्रकार से प्रगति होती गई या जिस प्रकार से उसमें तकनीकी परिवर्तन होता गया, उसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में तब करेंगे जब हम उन टॉपिकों को इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ेंगे। चाहे वो गुप्ता पीरियड हो, चाहे वो सातवाहनों का टाइम पीरियड हो, चाहे फिर वो विदेशी आक्रमणकारियों का हो, या फिर मौर्योत्तर काल के बाद की स्थिति हो। क्लियर। वहाँ पे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर केवल एक संक्षिप्त व्यू लेंगे कि वास्तव में सिक्के के संदर्भ में अगर एंसेंट इंडिया पे क्वेश्चन आ जाए, मतलब पूरी एंसेंट इंडिया पे, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपका बस ये प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो सकेगा। समझ गए। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि गुप्तों के सिक्का शास्त्री कला के बारे में बताइए, तो वो यहाँ से डिटेल में नहीं सॉल्व होगा। उसके लिए जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे उनकी कला, संस्कृति, विज्ञान, स्थापत्य, स्मारक, इन सब में काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को कवर करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम इन सभी टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्लियर। जब हम पार्ट बाय पार्ट टॉपिक में जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे
एंसेंट इंडिया की प्रियम्बल है और बाकी प्रियम्बल में जो शब्द वर्णित हैं उनका डिटेल अध्ययन तो संविधान की पुस्तिका में अलग अलग भागों में किया गया है, तो वैसे ही हम भी करेंगे। समझ गए? चलिए, बात आती है सिक्कों की, अर्थात बात आती है मुद्रा शास्त्र की। सिक्कों का और मुद्रा शास्त्र का क्या मतलब है? सिक्कों का और मुद्रा शास्त्र का सामान्य सा मतलब है कि कोई व्यक्ति विनिमय के साधन के रूप में किस चीज को उपयोग में लाता है, अर्थात वो जिस चीज को उपयोग में लाता है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, अर्थात कि जो वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, क्या वो वस्तु सर्वमान्य है, क्या उस वस्तु के बदले में उसे कोई अन्य वस्तु मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो उसकी न्यायोचितता कितनी है। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, जैसे आप ही लोग हो, आपस में जब पैसा देते हो एक दूसरे दोस्त को ज़रूरत के वक्त में, तो क्या करते हो? क्या किसी सिक्के की ज़रूरत पड़ती है आपको? नहीं पड़ती। भारत सरकार का जो पैसा होता है वो आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हो। आपने व्यापारियों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक कागज़ में लिख देंगे हम आपको 20 लाख रुपए देंगे और 10 दिन बाद आप आकर ले लेना। तो वो व्यक्ति जब 20 लाख रुपए 10 दिन बाद लेने आता है तो उस कागज़ की क्रेडिबिलिटी वास्तव में एक मुद्रा की तरह हो जाती है। क्लियर? ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे उस कागज़ की क्रेडिबिलिटी वास्तव में एक मुद्रा की तरह हो जाती है। ये बात अलग है, उस कागज़ को हम कभी हुंडी कहने लगते हैं, तो कभी बॉन्ड कहते हैं, तो कभी ऋणपत्र कहते हैं, तो कभी फ्यूचर कमोडिटी मार्केट के रूप में उस रिसिप्ट का संदर्भ ले लेते हैं। क्लियर? लेकिन अगर यही चीज़ें कागज़ में ना लिखी हों, यही चीज़ें अगर किसी बॉन्ड में ना लिखी हों, यही चीज़ें अगर किसी एक पत्र में ना लिखी हों, बल्कि ये कॉइन्स में लिखी हों, तो उनको हम सिक्के कह देते हैं। क्लियर? सिक्कों की जो परंपरा है वो वास्तव में काफ़ी प्राचीन है। हालांकि सिक्कों का एक स्वरूप हमें मोहरों के रूप में भी मिलता है, लेकिन इस बात की प्रामाणिकता नहीं हो पाई है कि उन मोहरों का उपयोग सिक्कों के रूप में कितना किया जाता था, या सिक्कों के रूप में हमें कई प्रकार की सीपियाँ, कई प्रकार के छोटे छोटे आप समझ सकते हो कौड़ियाँ जिनको बोलते हैं, हम अभी आपको सब विजुलाइज दिखाएंगे कि वास्तव में सिक्के, कौड़ियाँ, रत्ती, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब के सब इसमें शामिल होते थे। क्लियर? यानी कि सिक्के का जो आधुनिक स्वरूप आप देखते हो, 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का, वो आज अपनी उन्नत अवस्था में है या नहीं है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किंतु इससे पहले के जो सिक्के थे उनका विकास क्रम वास्तव में अवनति से उन्नति की ओर होता गया, अर्थात कभी उसमें मिलावट ज़्यादा हुई तो कभी उसमें मिलावट कम हुई, कभी उसमें चित्रांकन अधिक हुआ तो कभी उसमें चित्रांकन का अभाव मिला, कभी उसमें पशुओं की आकृतियों का चित्रांकन किया गया तो कभी उनको बिल्कुल ही रिक्त छोड़ दिया गया, कभी उसमें राजाओं ने अपनी उपाधियों, अपने धर्मों का संयोग वहाँ स्थापित किया, तो कभी उन सिक्कों को आकार रूप देने का प्रयत्न किया गया, कभी वो सिक्के राजा के राजत्व के सिद्धांत को प्रदर्शित करते थे, तो कभी वो सिक्के राजा की विजय का प्रमाण बनते थे, कभी वो सिक्के राजा को एक धर्मनिरपेक्ष शासक की भूमिका के रूप में प्रदर्शित करते थे, तो कभी वो सिक्के उस राज्य की इकोनॉमी के बूस्ट को दिखाते थे, कभी वो सिक्के इस बात का प्रमाण होते थे कि वास्तव में उस राज्य की संपन्नता कैसी है, उस राज्य की विपन्नता कैसी है। उन चित्रों में अंकित जो सामान्य मूर्तियां, सामान्य धार्मिक प्रस्तुतियां थीं, वो न केवल किसी धर्म या किसी समाज का प्रतिबिंब थी, बल्कि वहाँ के आम जनमानस के एक प्रतिबिंब को परिलक्षित करती थी। अर्थात सिक्के वास्तव में वस्तु विनिमय का प्रणाली न होकर बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का एक समायोजित परिणाम थे। समझ गए? आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो कि वास्तव में सिक्के को अगर हम संक्षिप्त रूप से कोई हमसे पूछे कि आप हमें 100 वर्ड्स में ये बताइए कि सिक्के क्या थे, क्या सिक्के केवल वस्तु विनिमय के प्रणाली थे, या फिर सिक्के उनसे भी ऊपर कुछ चीज़ें थी, या सिक्कों को इतिहास के अध्ययन के रूप में भी हम ले सकते हैं। क्लियर? तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, आपने एक तरीके का डिटेल, अब जो हम पढ़ाएंगे ना वास्तव में अब आपको ईजी लगेगा, क्योंकि हमने पूरी स्टोरी को 2 मिनट में कवर कर दिया, और ऐसा ही आपको बनना है।
और ऐसा आप बन जाएंगे, बस आप नित्य अभ्यास करते रहें, नित्य आप थिंकिंग करते रहें, सोचा करें कि इस मास्टर ने इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद वो 4 पॉइंट कौन से इम्पोर्टेंट बोले थे। और एक बार अगर आपने उन 4 पॉइंट को रिकॉल कर लिया तो विश्वास मानिए आपको इस विषय के प्रति न केवल एक समझ बनेगी, बल्कि उस समझ की व्यापकता इतनी अधिक हो जाएगी कि आप अपने कलीग्स को, आप अपने फ्रेंड्स को उनको अच्छे से समझा सकोगे। क्लियर? तो आप ऐसे पढ़ा करें। बात आती है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप समझ सकते हो क्यों महत्वपूर्ण करते हैं, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार की आकृतियाँ उत्कीर्ण होती हैं। किसी प्रकार के लेख नहीं मिलते तो उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं, अर्थात जिन सिक्कों में कोई लिखावट नहीं होती बल्कि उसमें पशुओं या जानवरों की आकृति होती है, उसे हम आहत सिक्के कहते हैं। आप एक तरीके से ऐसे पहले देख लो, तब चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये रत्ती है। रत्ती, अब आपके मन में आ रहा होगा रत्ती सर ये क्या होती है। तो आप बताइए, आप लोग जब सोना परचेज करने जाते हो सोनार के यहाँ, तो वो क्या कहता है, एक रत्ती सोना दे दो, 2 रत्ती सोना दे दो, रत्ती भर चीज़ दे दो। ये गांव की एक लैंग्वेज है। खासतौर पर आप गंगा यमुना की बेल्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे रत्ती भर थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा चीज़ मतलब, ठीक। तो रत्ती इसको बोलते हैं। छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, जैसे बेर होते हैं ना छोटे वाले, वैसे ही बेर, जिसको जारी वाले बेर बोलते हैं। फिर देखिए ये इनमें देखो आकृतियाँ आपको मिलें, देख रहे हो ये जानवर की आकृति है, ये हाथी की आकृति है। क्लियर? ये सारी आकृतियाँ आपको मिल रही हैं। आप ये देखो राजा की आकृति है। क्लियर? ये देखिए आप, इसमें मगध से कौशाम्बी लिपि रहित सांचे में ढला सिक्का, इंडो ग्रीक सम्राट डिमेट्रियस का रजत सिक्का। रजत का मतलब होता है चांदी का सिक्का। क्लियर? तो ये चीज़ें इसमें मिल रही। फिर आप देखिए ये बुक ऑलरेडी मैंने वहाँ पे शेयर कर दी है। ये उपिंदर सिंह की बुक है, पीडीएफ फॉर्म में मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। हालांकि मैं फिर से एक बार इसको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। हालांकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी मोटी है, और ये उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री पे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। क्लियर? तो रिसर्च के बेस पर लिखी गई है। आपके लिए कुछ टॉपिक इसके इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सिक्का शास्त्री है, तो हम आपको जब सिक्का शास्त्र पढ़ाएंगे तो हम आपको बेसिकली यहीं से काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लियर? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये देखिए एक राजा बैठा हुआ है, ठीक है। राजा देखो एक पशु के साथ में है, कुछ लिपि ये अंकित है, समझ रहे हो। आप ये देखिए नृत्य करते हुए शिव को या पार्वती को दिखाया गया है, समझ रहे हो। आप ये देखिए कैसे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कुषाण सम्राट विम कैफिडेस या कुमार गुप्त की स्वर्ण मुद्रा, समझ रहे हो। तो इससे क्या क्या पता चलता है, धर्म पता चलता है, उस समय का समाज, उस समय की राजनीति, कौन से औजार थे। जैसे आपसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप एक सिक्के को देखकर क्या क्या गेस कर सकते हैं, तो अभी हम बताएंगे उनको कि एक सिक्के को देखने से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। क्लियर? आप देखो ये पशु की आकृति है। क्लियर? गुज्जर प्रतिहार का है। ये कौड़ियाँ, आपने कई बार आप लोग जनजातियों को जब देखते होगे तो वो इन्हीं कौड़ियों का उपयोग करते थे, और शायद बचपन में अगर आप लोगों ने कुछ खिलौने वगैरह खेले होंगे तो इनसे भी आपने खेला होगा, कौड़ियों से। क्लियर? तो एक कौड़ियाँ होती हैं, आपने देख लिया, ये सब मुद्रा के रूप में उपयोग में आते थे। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। नहपान का रजत सिक्का, रजत का मतलब क्या होता है, चांदी का सिक्का। क्लियर? तो आपने ये सिक्के देखे साथ में। अब बात आती है चित्र, सिक्के हो गए आपके। चलिए, आपने सिक्के देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप समझ गए कि सिक्के में कितने प्रकार की आकृतियाँ, कितने प्रकार के लेख, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। आकृतियों का अर्थ हालांकि ज्ञात नहीं है, अर्थात जैसे कि आपने देखा ना कि एक योगी था, वो कैसे बैठा है, तो वो क्यों बैठा है, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। और ये याद रखिए कि ये सिक्के केवल राजा नहीं जारी करते थे, बल्कि व्यापारी भी जारी करते थे, कई श्रेणी संज्ञा भी जारी करती थी। अब आपके मन में आया होगा सर ये श्रेणी का क्या मतलब होता है। देखिए श्रेणी का मतलब ये होता है एक तरीके का कॉर्टेल। कॉर्टेल का मतलब आप ऐसे समझो आज के संदर्भ में जैसे बिग बाज़ार है, या आप लोग अमेज़ोन को जैसे देखते हो, है ना। अमेज़ोन में क्या है कि अमेज़ोन का जो मालिक है बेजोस, वो क्या करता है, शायद बेजोस ही है, हाँ सही होगा। तो वो क्या करता है कि अलग अलग वर्ल्ड के प्लेसेस में अपने क्या किया, उसने मार्केट ओपन कर दी। क्लियर? अब उसने अपने ये जो मॉल्स ओपन किए हैं, इन पे क्या होता है, कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके सीईओ होते हैं, अलग अलग कंपनी के एडवाइज़र होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं।
तो वो सब मिलकर किसको प्रमोट कर रहे हैं? अमेज़ॉन को प्रमोट कर रहे हैं, अर्थात उनका अपना एक लोगो है अमेज़ॉन। क्लियर? आप में से कई सारे लोग अमेज़ॉन को देखते होंगे, अमेज़ॉन ऐसे लिखा होता है ना, AMA, क्लियर, ZO और N, समझ रहे हैं? और अमेज़ॉन लिखने के बाद यहाँ पे एक ऐसा लोगो लगा होता है, क्लियर, एरो। इसका क्या मतलब होता है? आप में से कई सारे लोग देखते तो होंगे लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते होगा। इसका मतलब ये है अमेज़ॉन में कि अमेज़ॉन में आपको ए से लेके जेड तक सारा सामान मिल जाएगा, अर्थात दुनिया की हर चीज़ आपको जो ज़रूरी होती है व्यक्ति के लिए, चाहे कपड़े हों, चाहे खाना हो, चाहे ग्रॉसरी हो, कुछ भी हो, सब मिल जाएगा। इसीलिए ये जो एरो जाता है ना यहाँ तक, इसका मतलब ही है कि ए टू जेड सामान। क्लियर? ये टू का काम करता है। तो अमेज़ॉन को आप समझ सकते हैं एक तरीके की श्रेणी थी। क्लियर? नगर निगमों का मतलब क्या होता है? नगर निगमों का आप ऐसे मतलब समझ सकते हो कि जो किसान, आप लोग जैसे किसान परिवार से आते हो कई सारे लोग, तो आपके माता पिता जब कहीं पे फसल लेकर जाते हैं या आपके घर पे कई सारे दलाल आते हैं आपके क्षेत्र के ही, तो वास्तव में वो अपना एक कार्टेल बना कर रखते हैं। उस कार्टेल को ही कहते हैं नगर निगम। क्लियर? ये वो वाला नगर निगम नहीं है जो हम लोग नगर पालिका पढ़ते हैं। ये नगर निगम है वास्तव में व्यापारियों का। क्लियर? हालांकि ये लोग क्या करते थे, व्यापार के साथ साथ उस नगर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या इकोनॉमिक या आप कह सकते हो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट भी करने में अपना योगदान देते थे। और ये स्थिति आपको सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलती है? पूर्व मध्यकाल के समय। क्लियर? जिसको अधिकांश लोग सामंती व्यवस्था कहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे कभी भी। क्लियर? तो आपने ये चीज़ देख ली। फिर बात आता है कि किंतु हिंदू यूनानी शासकों के लेख वाले सिक्कों से मदद मिलती है। इसका क्या मतलब? कि इन राजाओं ने या व्यापारियों ने या श्रेणियों ने या नगर निगमों ने या इससे पूर्व के जितने भी समय के सिक्के जारी हुए, वो सिक्के तो जारी हुए लेकिन उन सिक्कों का हम इतिहास के स्रोत के रूप में अच्छे से उपयोग नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ना तो उसमें तिथि का अंकन था, ना ही उसमें इस बात की जानकारी थी कि वास्तव में इस सिक्के की आकृति की महत्ता क्या है, आखिर इस सिक्के में बनी आकृति किस चीज़ को वर्णित कर रही है। जैसे आप ये देख रहे हो ना कहाँ गया, हाँ एक मिनट, थोड़ा और साफ वाला सिक्का लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। हाँ, जैसे ये चीज़ देखिए, जैसे ये यहाँ पे क्या दिख रहा कि समाधि की मुद्रा में है। क्लियर? समाधि की मुद्रा में बैठे तो हैं लेकिन ये नीचे क्या है ये नहीं पता चल पा रहा, हाथ में ये किस प्रकार का औजार लिए ये नहीं पता चल पा रहा, इनकी तिथि क्या है ये नहीं पता चल पा, ये तो पता चल पा रहा ये कोई एक ईश्वरी स्वरूप है। अब वो किस देवी का है, किस देवता का है, किस तरीके की बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ का हम नहीं पता कर पाते। क्लियर? और जब हम इस चीज़ का पता नहीं कर पाते तो इसकी उपयोगिता उतनी ही कम हो जाती है। क्लियर? चलिए, अब हमने ये देख लिया। अब बात आती है कि जो हिंद यूनानी सिक्के थे, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था ना कि विम कैटफिशेस वगैरह का जो सिक्का था, उसने उसमें क्या था, ये जैसे देखो सिक्का, इस सिक्के में क्या था, विम कैटफिशेस डेमेट्रियस का। इसमें ये पता चल रहा है ना कि ये डेमेट्रियस राजा का सिक्का है, अर्थात ये जब से मिला है तब से हम इसके हिसाब से कालक्रम को समझ सकते हैं कि डेमेट्रियस भारत में कब आया, उसके पहले की स्थिति क्या थी ये तो भले नहीं पता, लेकिन डेमेट्रियस के बाद की स्थिति कैसी थी ये पता चल जाती है कि अच्छा चांदी के सिक्के की यहाँ पे उपलब्धता थी, ये सारी चीज़ें। क्लियर? अब बात आती है आहत सिक्के। आपने देखा ना, आहत सिक्के इनको कहते हैं, देख रहे हो, कभी हाथी की गेंडे की आकृति बनी है तो कभी किसी जानवर की आकृति बनी, कभी ये छोटी सी आकृति, ये कोई एक फूल का एक चित्रांकन बन गया, समझ गए? इनको बोलते हैं आहत। आहत का मतलब आपने सुना होगा कई बार, उसने मेरे दिल को आहत कर दिया या उसने मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा घाव लगा दिया, अर्थात खंजर भोंक दिया। इसका क्या मतलब होता है? आहत, आहत का मतलब तोड़ना, बिल्कुल पूरी तरीके से निराश कर देना। क्लियर? वो होता है आहत। वैसे ही इन पे किया जाता है, मतलब इन सिक्कों को रखा जाता है और ऊपर से धड़ाम से खूब तेज़ी से मोहर लगाई जाती है। ये आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में या आप डाक खाने में आपने कई काम कराए होंगे। जब आप किसी चीज़ को पोस्टल करवाते हो तो एक मोहर लगती है ना, उसमें रबर टाइप की, आप टारकोल को यूज किया जाता है उसमें,
किस लिए? ताकि वो मोहर उसमें छप जाए। या कई बार जब घरों की कुर्की होती है तो ताले को कपड़े से बांध दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है। और उस सील लगाते वक्त आप देखोगे जो वो लकड़ी के ठंपे से, जिसको हैंको बोलते हैं जापानी भाषा में, तो उस हैंको की मदद से उसमें जो ठप्पा मारा जाता है और जो वो आकृति बन जाती है वो वास्तव में आहत होती है। आहत क्यों? क्योंकि उसको दर्द हुआ ना, उसके सीने पे मारा जाके तो दर्द तो हुआ ऑब्वियसली। क्लियर? तो आपने ये चीज़ देख ली। चलिए फिर बात आती है भारत में शासन के दौरान इन शासकों यहाँ पर भी ऐसे ही सिक्के चलाए, अर्थात लेख युक्त। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हिंद यूनानी भारत में आए, वैसे तो हिंद यूनानी के सिक्कों पे लेख वाले सिक्के मिलते हैं, जिनसे हम इतिहास का मूल्यांकन या इतिहास के लेखन में काफ़ी मदद ले सकते हैं। और इसी दिशा में बढ़ते हुए हिंद यूनानी शासक जब भारत में बस गए आकर, तो इन्होंने यहाँ पर भी लेख युक्त सिक्के चलाए। और इन लेख युक्त सिक्कों का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, उससे ये पता चला कि वास्तव में उस समय का भारतीय इतिहास के लेखन को हमें कैसे लिखना चाहिए, उस समय का भारतीय समाज कैसा था, उस समय की भारतीय राजनीति कैसी थी, और उस समय की भारतीय संस्कृति और इकोनॉमी कैसी थी, इस बात की अभिव्यक्ति हमें पता चल जाती है। क्लियर? यूनानियों के बाद भारत में शक पहलव व कुषाणों ने भी लेख युक्त सिक्के चलाए। भारतीय राजतंत्र व गणतंत्र के शासकों ने भी ऐसे सिक्के चलाए, जैसे पांचाल के मित्र मालव व योधे आदि गुप्त सम्राटों ने भी इन सिक्कों को चलाया। हालांकि इतिहास कम इनसे नजर आता है, बल्कि उपाधियां इन पे ज़्यादा प्रदर्शित होती हैं। हम जब गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे तो इनकी सीमाओं को देखेंगे काफ़ी अच्छे से, लेकिन यहाँ बस ये समझ लो कि गुप्ता पीरियड के जो सिक्के थे उनसे इतिहास की जानकारी तो कम मिलती है, लेकिन उन राजाओं की जो उपाधियां थी, जैसे समुद्रगुप्त के संदर्भ में कि उसके जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में गंगई कोण चोल्डपुरम की उसकी उपाधि थी, शायद समुद्रगुप्त, हाँ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, समझ गए? समुद्रगुप्त की थी गंगई कोण चोलपुरम की, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय की थी, देख लीजिएगा आप, थोड़ा दिमाग से स्लिप कर गया है अभी। क्लियर? तो फिर बात आती है कि पतन के बाद के कारण पता चलते हैं, अर्थात काफ़ी कम इसमें विशेषताएं नज़र आती हैं, अपवाद हो जाते हैं। जैसे गुप्त काल में तो अच्छा था कि हाँ उपाधियाँ और इतिहास की हमें कम जानकारी मिलती है, लेकिन गुप्त के पतन के बाद अर्थात गुप्तोत्तर काल में हमें काफ़ी कम विशेषताएं मिलती हैं। खासतौर पर हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, और अगर पाल को हम छोड़ दें, सिक्के काफ़ी कम मात्रा में मिलने लगे। साथ ही उनकी क्वालिटी और उनकी टेक्निक में भी काफ़ी कमी आई। क्लियर? तो इतनी बेसिक चीज़ें हमने जान ली सिक्कों की। अब बात यह है कि आखिरकार सिक्कों की उपयोगिता क्या है इतिहास के स्रोत के रूप में। तो इसकी उपयोगिता ये है कि अगर कहीं से सिक्कों का ढेर मिल जाए तो हम ये समझ जाते हैं कि वास्तव में वो सिक्के उस राज्य की सीमा के अंतर्गत थे, अर्थात किसी शासक की सीमा का निर्धारण उन सिक्कों के प्रचलन से पता चल जाता है। समझ गए? दूसरी चीज़ कि वहाँ पर उन सिक्कों में जो तिथि का उत्कीर्णन होता है, उसे हमें वहाँ के राज्य काल यानी कि किस राजवंश का था या किस राजवंश की क्या टाइमलाइन थी, इसकी भी अनुभूति हो जाती है। क्लियर? अगर उसमें किसी देवता का चित्रांकन है, जैसे आपने देखा ना अभी जो हमने आपको सिक्का दिखाया था, कहाँ गया, हाँ ये सिक्का, कि जैसे इसमें किसी देवता का अंकन है, विम कैटफिशस कुषाणों का, कुमारगुप्त की स्वर्ण मुद्रा, अब ये स्वर्ण मुद्रा कुमारगुप्त की है। क्लियर? तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनका जो धर्म था उसके प्रति ये कितने सहिष्णु थे, इस बात की हमें जानकारी मिल जाती है। क्लियर? तो आप ये चीज़ समझ गए। चलिए फिर बात आती है कि सोने में अगर मिलावट हुई, अर्थात जो सिक्का होता था ना वो किसी न किसी धातु का बना होता था, यानी कि अगर गोल्ड का सिक्का है, रजत यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी का सिक्का है, अगर उसमें मिलावट है, मिलावट का सामान्य सा मतलब यही हो जाता है कि उस राज्य की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप गुप्तों के काल में देखोगे कि गुप्तों का जब टाइम पीरियड कमज़ोर होता है, यानी कि वो पतन की ओर बढ़ते हैं, तो उनके भी सिक्कों में उतनी प्रामाणिकता नहीं बचती। यहाँ तक कि जब सातवाहनों को आप पढ़ोगे तो सातवाहनों के यहाँ शीशे के सिक्के चलाए जाते हैं। और एक और बात, जिस राज्य में सोने के सिक्कों की अधिकता होगी तो ये मानकर चलना उसका जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा होता होगा।
और जिसके यहाँ मुद्रा की मात्रा जितनी ही कम होगी, जैसे शीशे की मुद्रा अगर चला रहा है, तो आप समझना उसका इंटरनेशनल ट्रेड उतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड उतना अच्छा नहीं है, बल्कि उसका लोकल ट्रेड काफ़ी अच्छा है। हुआ क्या है कि इतिहासकारों ने सिक्कों की इसी बात को लेकर, जो मैंने अभी बोल दी कि सिक्कों में अगर सोने के सिक्के ज़्यादा होते हैं और अगर चांदी के सिक्के ऐसे होते हैं, शीशे के सिक्के ऐसे होते हैं, तो इनसे स्तर का पता चलता है। तो कई सारे इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग इसी बेस पे बना दिया कि भाई साहब, मौर्योत्तर काल में जो हमें सिक्के मिले हैं उनमें मिलावट मिली है। साथ ही मौर्योत्तर काल में जो सातवाहन वगैरह जो राजवंश उभर कर आए, तो उन राजवंशों में शीशे के सिक्के इस बात का प्रदर्शन है कि यहाँ का जो ट्रेड था, यहाँ का जो वाणिज्य व्यापार था, वो उन्नत नहीं था। अर्थात ये एक डार्क एरा थी। क्लियर। और आप देखेंगे सिक्कों के इस शास्त्र को बाद में खंडित कर दिया गया, या बाद में इसकी प्रासंगिकता को हर जगह पे न्यायोचित नहीं ठहराया गया, और ये कह दिया गया कि आप सिक्कों का जब अध्ययन करेंगे तो केवल और केवल सिक्कों की मदद से इतिहास का लेखन नहीं करेंगे। आप सिक्कों के साथ में कई सारे सहायक स्रोतों का उपयोग करेंगे, जिससे उस काल की, उस राजवंश की, उस राजनीति की और उसकी इकोनॉमी की अच्छी समझ या व्यापक समझ डेवलप हो सके। और आप देखिएगा कि जब ऐसी बातें आती हैं तो मौर्योत्तर काल के बंदरगाहों जैसे भृगुकच या भड़ौज, मदुरा, अर्कमेडु, कल्याण, इन सब जब बंदरगाहों का अध्ययन किया गया, जब प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की बुक का अध्ययन किया गया, तो पता चला कि उस समय दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था वो मौर्योत्तर काल में होता था। अर्थात मौर्योत्तर काल अंधकार का एरा नहीं था, बल्कि ये प्रकाश का वो एरा था, जिसमें गोल्डन एरा हम जिसको कह सकते हैं। समझ गए। तो ये अपनी इसकी एक सीमा है, तो आप इस सीमा को समझ गए। तो ऐसे ही लेख लिखना होता है। देखो, होता क्या ना कि हम किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जा सकते। किसी भी चीज़ में इतिहास जब आप पढ़ते हैं या ज़िंदगी में जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, तो वहाँ आपको एक्सट्रीम नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये अगर हो गया तो हमने एक निष्कर्ष देख लिया तो। और आपको तो पता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, जब आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे होगे तो आपके समझ वो बाहुबली नेता भी होगा और वो एक आम जनमानस भी होगा, और आपको उस बाहुबली नेता की बाहुबलिता की प्रासंगिकता को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए उस जनमानस की एक उचित वोटाधिकार की मान्यता को भी बनाए रखना होगा। अर्थात आपको संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ नेता की बाहुबलिता के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और इसीलिए आपको एक पक्षी ना होकर बहुपक्षी या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बारे में जानकारी देनी होगी, और उसके आधार पर जो आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो नेता भी खुश होगा और आम जनमानस भी। क्लियर। बात आती है, कई सारे ऐसे सिक्के मिलते हैं, जैसे गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त था, उसका यूप बना हुआ एक अश्वमेध पराक्रम शब्द का सिक्का मिला है। अर्थात उस सिक्के में यूप का आकार बना है। यूप का क्या मतलब होता है? यूप का मतलब होता है पशुओं को बांधने वाला खंभा, जिसको आप अपने गांव की लोकल लैंग्वेज में कहते हो खूंटा, जिसमें आपके जानवर बनते हैं। क्लियर। तो होता क्या है कि जानवरों को बलि देने के लिए जिसमें बांधा जाता है, क्लियर, उसे यूप कहते हैं। और आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, अगर आपने देखी होगी तो बाहुबली मूवी में जो बाहुबली का भाई था, क्लियर, उसने जिस समय आप देखोगे जब उसके राज्यारोहण हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने जब जानवर को काटा, भैंसे को, माँ काली को वो करने के लिए, तो क्या हुआ कि उसने जिस उस पे उसके धड़ को रखा, क्लियर, हालांकि रखा नहीं था, उसने ऐसे ही काटा था, तो जहाँ पे वो जानवर खड़ा था वो वास्तव में यूप का ही चित्रण था। क्लियर। लेकिन आप देख सकते हो कि बाहुबली ने ऐसा नहीं किया था, उसने अपने ही रक्त से वो किया। क्लियर। पशुओं को बांधने का खंभा, बलि देना। अर्थात चांदी के सिक्कों से ही पता है कि चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। अर्थात चांदी के सिक्कों की उपलब्धता से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। ऐसा क्यों? क्योंकि शकों के टाइम पीरियड में चांदी के सिक्कों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था।
क्लियर। और जहाँ प्रचलन ज़्यादा होगा और अगर आप उस साम्राज्य को जीत लेते हो तो इससे क्या पता चलता है कि आपने वहाँ की मुद्रा अपने यहाँ लाए। जैसे आप लोग जब आईएफएस बनेंगे, आप में से कई सारे लोग या आप में से कई सारे लोग जब रिश्वत लेंगे, मुझे वैसे उम्मीद है कि आप में से इतने ऐसे लोग कोई भी नहीं है। सपोज़ कीजिए फिर भी किसी ने रिश्वत ले ली, मान लो मैंने ही रिश्वत ले ली, क्लियर। कोई आया कि मास्टर जी हमारे बच्चे को पढ़ा दो और इतने रुपए दे देंगे, तो उसने जो हमें रिश्वत दी तो वो क्या थी, वो डॉलर में थी, ठीक है। अब वो डॉलर की मुद्रा अगर मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिल गई, ठीक है, मेरे घर में मान लो मोदी जी ने एनआईए लगवा दी या मोदी जी ने सीआईडी का छापा मरवा दिया, क्लियर, या रेवेन्यू ऑफिसर से कह दी कि इसके यहाँ रेट डाल दो, क्लियर। तो क्या होगा कि वो लोग हमसे पूछेंगे ना कि भाई साहब आप अमेरिका कब गए थे जो डॉलर ले आए। तो उससे दो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, या तो मैं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हूँ या तो राष्ट्रद्रोह के रूप में मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या होगा, उस मुद्रा से एक बात ये भी तो पता चल जाती है ना कि मेरा संबंध अमेरिका से है, क्लियर। और नहीं अगर अमेरिका से है तो उस नेता से है, तो उस नेता का संबंध होगा, अर्थात कहीं ना कहीं उस अमेरिका से रिलेशन तो है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि चांदी के सिक्कों की उपलब्धता से ये पता चल जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था। समझ गए। चलिए, अब बात आती है गुप्तकालीन सिक्के काफ़ी कलात्मक थे। आप कलात्मक का मतलब देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनी हैं, माँ दुर्गा या माँ काली की आकृति है, अलग अलग ये सिक्के हैं, समझ गए। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए, कभी मैं आपको ओरिजिनल ये सारे सिक्के दिखाऊंगा, मतलब कभी मुझे समय मिलेगा तो इनमें से कई सारे ऐसे सिक्के हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं घर पे, बहुत सारे पुराने पुराने सिक्के। एक बार मेरे यहाँ एक व्यक्ति आया था जो काम करता था इन्हीं पुरातत्व वगैरह स्थलों में, तो राजा के किले की खुदाई कर रहा था, लोकल किले की। तो वहाँ पे कई सारे मटकों में अलग अलग जगह से सिक्के उसको मिले थे, तो उसने काफ़ी सस्ते में बेच दिए थे हम लोगों को। अब आप लोग जाके पुरातत्व विभाग से मत कह आना कि मेरे यहाँ सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, गुप्तकालीन सिक्के काफ़ी कलात्मक हैं। साहित्य कला में जनमानस की झलक का उत्कीर्णन देखने को मिलता है, क्लियर। सीमाएं क्या हैं? सीमाएं काफ़ी हैं, ये काफ़ी उपयोगी हैं हालांकि, लेकिन अभी भी मुद्रा शास्त्र का अध्ययन आर्थिक इतिहास के प्रति उतना सजग नहीं है विशेष तौर पर भारत में। कहने का मतलब कि अभी भी मुद्रा शास्त्र या सिक्कों के आधार पर देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को लिखने का या प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की जानकारी के प्रति समझ बढ़ाने का उतने अच्छे रूप से स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया गया, क्लियर। भिन्न भिन्न धातुओं के उपयोग से ये पता चलता है कि उस समय की वैज्ञानिक प्रगति कैसी थी। मात्रा के निर्धारण से ये पता चलता है कि वास्तव में उन्हें विज्ञान की या रसायन की कितनी अच्छी समझ थी कि किस तरीके से हमें मिलावट करनी है। उनके मानक सिक्के अर्थात एक ही अनुपात में सिक्कों का मानकीकरण उनकी वजन के प्रति या उनकी आप कह सकते हो वेट के प्रति एक अच्छी समझ को दर्शाती है। प्रधानता व अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण होती है कि वास्तव में उनके शासनकाल में सिक्कों की अपनी अपनी भूमिका रही है। और आपको पता हो कि डॉक्टर कौशाम्बी या जिनको आप डीडी कौशाम्बी के रूप में पढ़ते हो, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने वास्तव में आहत सिक्कों पर ही अध्ययन किया है। अब आप समझ गए होंगे आहत सिक्के कौन से होते हैं, क्लियर, कि हाँ वो ठप्पा मारता था हैंको नामक मोहर से। हैंको आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स। स्मारक एवं भवन, हमने सिक्के पढ़ लिया, अब आप सिक्के पे लिख सकते हो काफ़ी अच्छे से, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको फिर नहीं पढ़ना है। डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, आगे की अपनी कई सारी सीरीज में। अब बात आती है स्मारक एवं भवन, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। देखिए, भवन का मतलब ये होता है जो घर वगैरह हैं, क्लियर। लेकिन स्मारक का मतलब होता है कि मंदिर है जैसे, या कोई पूजा स्थल है, कोई गुफा है, कोई गुहा है, क्लियर, कोई भित्ति चित्रों से संबंधित कोई चित्र है, क्लियर, कोई इंडिपेंडेंट रूप से अभिलेख के साथ में जुड़ा हुआ कोई स्मारक है। यानी कि वास्तुकला से संबंधित जो जो फीचर्स हैं वो सब के सब स्मारक में आते हैं, क्लियर। अब भवन के संदर्भ में आप देख ही रहो। आप जैसा कि जानते हो हम लोग ऑलरेडी भारत दर्शन नाम की सीरीज को लॉन्च किए हैं जिसमें हम आपको डिजिटली रूप से सारी चीज़ें ओरिजिनल फीचर में 3D एनिमेशन के रूप में ना सही बल्कि उनको विजुअल रूप से आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम उसमें टेम्पल सीरीज को ही कर रहे थे, तो बहुत जल्द हम उसमें स्मारकों को भी एक तरीके से शामिल कर लेंगे।
जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। क्लियर? स्मारकों को, सिक्कों को, भवनों को, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। समझ गए? तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। बात आती है महल व मंदिर वास्तुकला के प्रमाण थे। क्लियर? जैसे राजा महाराजा के जो महल हुआ करते थे। अब जब मंदिर की बात करते हैं तो कई सारी शैलियाँ देखने को मिलती। शैलियों का क्या मतलब? शैलियों का मतलब ये होता है बनाने का तरीका। जैसे आप लोग भी एक फ्रेम बनाते होगे, मैं भी ये फ्रेम बनाता हूँ, मैं फ्रेम बनाता हूँ ऐसे ऐसे करके। कुछ लड़कियाँ होंगी वो क्या करेंगी, बढ़िया डिज़ाइनदार उसको डेकोरेट करके बना देंगी। क्लियर? कई सारे और एक्सपर्ट लड़के होंगे जो आर्ट एंड कल्चर के होंगे, वो ऐसे फ्लावर्स बेस में ऐसे कर देंगे। कई सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे वो इन्वायरमेंट को बेस बनाकर ये सारी चीज़ें लिख देंगे। कई सारे वो लोग जो डॉक्टर्स वगैरह की पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे या कोर्स कर रहे होंगे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी डॉक्टरी वाली लाइन के हिसाब से एक मानव बना दिए, मानव के हिसाब से इन सबको नाक में मुंह में फिट कर दिया। कहने का मतलब जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपनी उन्हीं शैलियों के अनुरूप अपनी बात को गढ़ देता है। क्लियर? तो वही मंदिर निर्माण की भी कई शैलियाँ थी, जैसे नागर, द्राविड़, बेशर और कई क्षेत्रीय शैलियाँ। क्लियर? मंदिर स्तूपों विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ देखा। क्लियर? अभी हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे ताकि आपको ये लग सके। हाँ, ये देखिए, जैसे एक मिनट। हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं नासिक की गुफा अर्थात उदयगिरी की खंड गुफा वगैरह। ये देखो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि मास्टर आप पढ़ाते तो बड़ा अच्छा हो। ये देखिए, ये है हमारी वास्तव में कौन सी गुफा है बताइए, कारले बेतसा भाजा की गुफाएं कन्हेरी की। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी ये गुफाएं हैं। इनसे हमें क्या पता चला कि अच्छा उस समय बौद्ध धर्म की कितनी प्रमुखता थी। और ये जो मूर्तियां बनी ना, इससे ये पता चलता है कि उस समय के समाज में मूर्तियों का प्रचलन क्यों था, या उस समय के समाज में ऐसी मूर्तियां क्यों बनवाई गई। आप एक चीज़ बताइए, मोदी जी अगर आज कोई स्टैचू बनवा रहे, आज उन्होंने मान लो क्रिकेट स्टेडियम अपने नाम कर लिया, मोढेरा क्रिकेट स्टेडियम, या हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे उन्होंने खूब बड़ी उनकी प्रतिमा बनवा दी। तो क्यों बनवाई? क्योंकि गुजरात के आम जन को ही नहीं बल्कि देश के जन जन को उनकी प्रासंगिकता को और उनकी नैतिकता को और उनके भारत निर्माण के योगदान को सार्थकता प्रदान करानी थी। क्लियर? और हर एक जनमानस के मन मन में वो समाये हुए हैं, अर्थात वो राष्ट्रीय आंदोलन के उन युगदृष्टाओं में से एक हैं जिन्होंने भारत निर्माण की कोशिश की। क्लियर? और उसमें वो सफल भी हुए। तो अर्थात ये जो मूर्तियां बनी हैं तो वो जनता की भलाई के लिए बनी। अब मान लो कल अगर मोदी जी कोई भी अश्लील एक मूर्ति बनवा दें, या मान लो ब्रिटेन की किसी महिला की मूर्ति बनवा दें, तो क्या मोदी जी को लोग पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। कहेंगे अरे मोदी जी, आपको बनवानी थी तो गांधी की बनवा देते, गुजरात के थे तो भाई सरदार पटेल की बनवा देते, अरे फिर भी ना सही तो नरसिंह मेहता की बनवा देते। लेकिन आप मतलब विदेशियों को क्यों बनवा रहे हो? आप खुद ही राजद्रोही हो गए। समझ गए? आप इस लाइन को समझा करो कि जो मूर्तियां बनवाई जाती हैं, जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना, तो प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों बनना? क्योंकि वो आम जन जन की प्रेरणा का स्रोत है। वो लोगों की भावनाओं अंतरात्माओं का एक संयोग है। वो उन व्यक्तिक चारित्रिक मूल्यों की एक संकल्पना है जो विगत हजारों करोड़ों वर्षों की एक पुरातन परंपरा की साक्षी है। क्लियर? तो आप उसको समझ सकते हो। करोड़ वर्ड फिर भी, हाँ करोड़ बोल सकते हो क्योंकि वो लोग युग और कल्प में गिनते थे ना। आप जब उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना महाभारत में, उसमें युग आते हैं, कल्प आते हैं। कभी बताऊंगा कि एक युग में क्या होता है, कल्प का क्या मतलब होता है। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये सारी मूर्तियाँ, सारी डिज़ाइन ये चीज़ दर्शाती हैं कि लोगों की धार्मिक विश्वास कैसी थी, धार्मिक आस्था कैसी थी। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। ये देखिए मूर्तियाँ जैसे बने ना डांस करती हुई उदयगिरी की। क्लियर? आप ये देखिए मूर्ति महात्मा बुद्ध की। क्लियर? ये किस चीज़ किस शैली में बता सकते हो आप लोग? बहुत अच्छे, आपने फिर बता दिए कि गांधार शैली में। क्यों? क्योंकि ये घुंघराले बाल हैं। क्लियर? हम पढ़ेंगे कभी डिटेल में। आप ये देख सकते हो कैसे ध्यान मुद्रा, खड़ी प्रतिमा। क्लियर? आप ऐसे इन चीज़ों से क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है उस समय की सामाजिक आस्था कैसी थी। ये देखो आम जनजीवन, यानी कि आम जनजीवन के लोग कैसे सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध की पूजा या उपासना करते थे, यानी कि
बुद्ध आम जनमानस में कैसे अपनी पैठ बनाए हुए थे, ये मूर्तियाँ इसी चीज़ का प्रमाण है। क्लियर। ये नागराज मूर्ति क्या दर्शा रही कि आखिरकार उन लोगों में नाग के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदना थी और उसके प्रति उपासना और आराधना की पुष्टि भी थी। क्लियर। आप ये देख सकते हो बैठे हुए तीर्थंकर, मतलब आप समझते हो कार्तिकेय की मूर्ति। क्लियर। तो ये क्या दर्शा रहा है कि शिव की उपासना भी होती थी। समझ गए। आप स्त्री की टेराकोटा की मूर्ति आप देखिए। क्लियर। तो आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो, ये देखिए टेराकोटा के चंद्रकेतुगढ़। आपने हिस्ट्री मैपिंग जब कर रहे होगे तो चंद्रकेतुगढ़ को हमने कंप्लीट कराया, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी उपयोगी चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या होते हैं, इनको अवॉइड करते रहते हैं तो हमें चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, लेकिन आपको इन्हें अवॉइड नहीं करना है। क्लियर। फिर बात आती है मंदिरों की। मंदिर के संदर्भ में मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्थापना, ये देखिए मंदिर। अब ये जो मंदिर बने हैं, चाहे ये बृहदेश्वर मंदिर हो चाहे लिंगराज मंदिर हो, इनकी जो ये स्थापत्य है ना, इसमें भी लोक जीवन का काफ़ी अच्छा चित्रण किया गया है। और उस चित्रण से क्या होता है, ये समझ बन जाती है कि अच्छा उस समय के लोगों की परंपरा कैसी थी। और आपको पता होना चाहिए सारे मंदिर लगभग हमने अपनी भारत दर्शन सीरीज में कवर करा लिए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो। आप ये देखो, यहाँ पे शिव पार्वती ये बैठे हुए हैं। ठीक, ये सब के सब अप्सराएं हैं या देव लोग हैं, देवता हैं, ये सब के सब आमजन हैं। क्लियर। आप ये देख सकते हो कैसे यहाँ से ये पता चल रहा कि हाँ उस समय का समाज कैसा था। आप ये महात्मा बुद्ध को देखिए, कैसे उस समय की अप्सराएं उनको फूलों की वर्षा कर रही। क्लियर। आप ये वाली मूर्ति देख सकते हो गंगा देवी की। क्लियर। तो कैलाश पर्वत को उठाता रावण, आप ये देख सकते हो, है ना। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कैलाश पर्वत को उठाता रावण, तो आपको चित्र नहीं मिलता तो आपको समझ में नहीं आता कि कैलाश पर्वत को उठाता रावण कैसा था। ये देखिए। क्लियर। तो ये चित्र है आपका। चलिए, अब बात आती है हमारी आगे। हाँ, ये देखिए ये ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है, समझ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि मानव उस समय कैसा था। ये देखिए बुद्ध के संदर्भ में मूर्तियाँ, समझ गए। तो आप ऐसे देख सकते हो। फिर ये अंदर देखिए मूर्ति बनी हुई है। क्लियर। चलिए, फिर ये देखिए मूर्तियाँ, समझ गए। नृत्य कर रहे शिव, बादामी की गुफा का चित्र है। क्लियर। अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग मूर्ति दिखाएंगे, अगर वो शायद इसमें मिल गई। आप जब पढ़ते हो ना मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, ये देखिए डिज़ाइन। क्लियर। हलेबीड का मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर। क्लियर। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको क्या दर्शाती हैं। ये देखिए ये नंदी की मूर्ति, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको भारत दर्शन में कवर किया है हम्पी के संदर्भ में, वहाँ पे आपने देखा भी होगा। क्लियर। ये देखिए सारी मूर्तियाँ भगवान कृष्ण वगैरह की। क्लियर। फिर बात आती है, हाँ, ये आम जीवन की मामल्लपुरम गुफा की। हाँ, यहाँ पे एक अब आपको मूर्ति मिलेगी जो आपने आज तक कभी थिंक ही नहीं की होगी। देखिए जैसे ये बना है ना चित्र सारे, जब आपको पता है चिनपिंग आए हुए थे तो मोदी जी ने उनको यहीं दिखाया था। क्लियर। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़। जैसे, हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, ये हुआ। 1 मिनट। हाँ, ये जो आपके है ना, कहाँ गया ये जो चित्र है, ये वाला चित्र, ये है बिल्ली एक। ठीक। और इस बिल्ली के पास ये खड़ा है छोटा सा चूहा। ये बिल्ली दोनों अपने हाथ ऊपर किए हुए, इसलिए नहीं, ये क्या कह रही है चूहे से कि चूहे बाबू तुम परेशान मत, तो हम आपको नहीं खाएंगे अब। तो चूहे ने बोला अरे बिल्ली मौसी अब आप इतनी सही कब से हो गई। तो बोल रही है यहाँ पे कि अब मैं ना अब भगवान की ध्यान उपासना में मग्न हूँ, अर्थात अब मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रही हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि भगवान की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आप चूहे महाराज को परेशान मत करो। इसका यही संकलन है। और आपको पता होना चाहिए टॉम एंड जेरी वगैरह की जो संकल्पनाएं आती है ना चूहे बिल्ली की, वो यहीं से आती हैं। समझ सकते हो आपके लोक जीवन का कितना अच्छा वर्णन है। देखो यहाँ ऋषि अपनी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ध्यान कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना घूम रहा है, ये सब अलग अलग लोग घूम रहे हैं। समझ गए। तो आप इससे क्या देख सकते हो कि वास्तव में उस समय का जो लोक जीवन था वो कैसा था। क्लियर। तो आप इतनी बातें चलिए समझ गए, काफ़ी चीज़ें हमने समझा दी। अब आपके दिमाग में इमेज कभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। समझ गए। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों और स्तूपों के अवशेष से वहाँ भारतीय संस्कृति के प्रसार की जानकारी मिलती है। आप हमेशा एक मंदिर सुनते हो ना, जावा का बोरोबुदूर 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म प्रसार का सबसे बड़ा प्रमाण था। अब आप इसको भी देख लेते हैं वास्तव में जावा है कहाँ पे। तो आप ये देखिए ये है हमारा प्यारी पृथ्वी और ये है हमारा बोरोबुदूर, अर्थात हम चलते हैं बोरोबुदूर की यात्रा में।
तो ये देखिए हमारा बोरोबुदुर आ रहा है, बिल्कुल कितना अच्छा यहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा। ये है बोरोबुदुर और ये है बोरोबुदुर का टेम्पल। क्लियर, ये आप देख सकते हो बोरोबुदुर का टेम्पल, देख रहे हो कितनी भव्यात्मक कलात्मकता को ये दर्शा रहा है। समझ गए? तो आप ये देख लीजिए, देखिए कितनी ये भव्यात्मक कलात्मकता है। क्लियर, आप यहाँ पे और देखिए, ये देखिए है। तो ये चीज़ क्या दर्शा रही है? ये चीज़ वास्तव में ये दर्शा रही है कि भारतीय कला और संस्कृति का जो विकास है वो न केवल भारत तक था बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी था। अर्थात इससे भारत के और विश्व के अन्य देशों के संबंध का भी पता चलता है। क्लियर, ये देखो डिज़ाइन गोपुरम वगैरह अपने यहाँ बनते हैं ना, तो देखो वहाँ पे भी गोपुरम वगैरह के हैं। ठीक है, चित्र वगैरह, तो आप ये समझ सकते हो। हाथी वगैरह देखो। ठीक है, अब बस ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने पीनी है। हाँ, और देखिए, ये देखिए पार्क वगैरह वहाँ का। समझ गए? तो आप ये समझ सकते हो कि कैसे वहाँ के जो मंदिर थे ये भारत की संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए, अब हम चलते हैं अपने, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको आज बता दी, शायद आपने कभी ऐसे इमेजिन 3D के रूप में नहीं देखा होगा। इस तरीके से भवन व स्मारक विदेशी संबंधों के अध्ययन में भी सहायक होते हैं। अर्थात अगर आप जब भी लिखेंगे कि हाँ भारत के विदेशी संबंध क्या प्राचीन काल से थे, तो बिल्कुल सर प्राचीन काल से ही थे। मूर्तियाँ, हाँ मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई, आप में से लोगों को लग रहा होगा कि सर बोरोबुदुर है कहाँ पे, तो आखिरकार आप इसको भी देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर, चलिए थोड़ा आप पीछे जाइए, बिल्कुल देखिए हम लोग पीछे चल रहे हैं यहाँ पे, और पीछे ये देखिए ये है वास्तव में जावा आइलैंड। क्लियर, और ये है आपका वास्तव में सुमात्रा आइलैंड। क्लियर, जावा सी है, ये नीचे आपके हिंद महासागर है। क्लियर, अर्थात ये रहा आपका जावा, ये रहा सुमात्रा। यूपीएससी ने प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत के नज़दीक कौन सा, सुमात्रा की जावा। क्लियर, तो सुमात्रा, क्योंकि जावा सुमात्रा में पढ़ते हैं तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुमात्रा पहले था। ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से जब आप साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा जावा सुमात्रा, अर्थात इंडोनेशिया के पार्ट्स हैं। समझ गए? तो आप ये सारी चीज़ें देख लें। चलिए अब चलते हैं वापस मूर्तियों के संदर्भ में। क्लियर, कुषाणों, गुप्त शासकों, गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों में जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं का दर्शन मिलता है। आपको दिखाया ना कि कैसे अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही, कैसे योगी अपनी उपासना कर रहा, कैसे आम जनमानस बुद्ध की आराधना कर रहे। मूर्ति कला के विकास की इससे जानकारी मिलती है। क्लियर, साथ ही आपने देखा कि कुषाणों की मूर्ति में विदेशी प्रभाव अर्थात गांधार शैली का प्रभाव मिलता है। गुप्त काल में अंतरात्मा तथा मुखात्म में मूर्ति कला की उच्चतम सामंजस्य अवस्था का वर्णन जो अन्य किसी काल में नहीं मिलता। अर्थात गुप्ता काल की जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी बेहतरीन बनी थी, उनको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। शायद अगर यहाँ पे हमें मिल जाती हैं गुप्त काल की मूर्तियाँ तो हम उनका एक बार अध्ययन कर ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ ये देखिए, जैसे मूर्ति है तंजावुर की, ठीक है, त्रिपुरांतक शिव की। क्लियर, देख रहे हो कितनी साफ प्रतिमा है। समझ गए? हालांकि ये गुप्ता पीरियड की नहीं है। क्लियर, फिर आप देखिए और भी कई सारी मूर्ति मिलेंगी। हाँ ये देखिए, ये मूर्तियाँ देखिए, गंगा यमुना की टेराकोटा की मूर्तियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही, आम जनजीवन। अब ये मटकी पे पानी लेके जा रही हैं। क्लियर, और ये देखिए कैसे जा रही हैं, ये नीचे के कछुए की आकृति दिखाई गई है। समझ गए? तो कैसे वहाँ के आम जनजीवन को प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपना इसमें। हाँ जो मैं बात कह रहा था वो ये कि हम आपको हर चीज़ इमेज और 3D के उपयोग करके पढ़ाएंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। अर्थात आप कोई चीज़ देखें, अब आपको बोरोबुदुर कभी नहीं बोल सकते हो और ना जावा और सुमात्रा बोल सकते हो। ज्योग्राफी भी हो जा रही, आपका करंट भी हो जा रहा, आपकी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर भी हो जा रही और आपकी एंसेंट भी हो जा रही। क्लियर, गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता अधिक थी, स्वाभाविकता कम थी। अर्थात गुप्त काल में तो ठीक थी लेकिन गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता, सांकेतिकता का मतलब आपने अभी देखा ना जो मैंने बिल्ली वाली दिखाई कि सांकेतिक रूप से वो बस बनी है, ये नहीं दिखा रही, चूहे से लिख के नहीं बोल रही है कि चूहे महाराज आज से हम आपको नहीं खाएंगे, लेकिन सांकेतिक भावों से पता चल जा रहा। स्वाभाविकता कम थी जिसे कला में निपुण व्यक्ति समझ सकता था। अब आप लोगों ने भी चित्र ये देखा होगा लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं कला में थोड़ा बहुत निपुण हूँ, हालांकि इतनी तारीफ अच्छी नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा ही था, तो आप देख सकते हो ऐसे। ठीक, जनसाधारण के जीवन पर प्रकाश डालती है, आप आम जन जीवन के मानस को देख सकते हो कि किस तरीके से ये पानी वगैरह भर रही हैं। क्लियर, फिर बात आती है कि भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झांकी मिलती हैं। आपने अभी देखे ना गुफाओं को कैसे वहाँ आम जनजीवन के जीवन को दर्शाया गया है। क्लियर,
अब बात आती है चित्रकला की। चित्रकला अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु या मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में मनोभाव शाश्वत लगते हैं। जरा इनको भी हम देख लेते हैं। अजंता पेंटिंग्स देखो, यहाँ पे ये आपको अजंता पेंटिंग्स मिल रही हैं। राजकुमार के साथ बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आपको पेंटिंग्स देखने मिल रही है अजंता की, ठीक है। ये देखिए पेंटिंग्स पूरी, ठीक। चलिए, जीवन एवं कला का अन्योन्याश्रय संबंध देखने को मिलता है। तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। क्लियर, तो आप ये समझ गए। फिर आती है बात अवशेष की। अवशेष का मतलब क्या होता है? उत्खनन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस्तियों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि उस समय प्रागैतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक काल में मानव की जीवन शैली कैसी थी। अर्थात प्रागैतिहासिक काल आप पढ़ते हो तो कितने पार्ट होते हैं? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। क्लियर। अर्थात पुरापाषाण काल के मानव ने किस प्रकार खाना बदोश जीवन को छोड़कर कैसे पशुपालन की ओर बढ़ा और कैसे वो कृषि और एग्रीकल्चर के माध्यम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक संस्कृति से सभ्यता की ओर डेवलप हुआ। अर्थात प्रकृति पे किस तरीके से उसने विजय प्राप्त की, कैसे वो इन्वायरमेंट को समझ पाया, कैसे वो इन्वायरमेंट की उन टेक्निक के साथ साथ मौसम के पूर्वानुमान को समझकर फसलों की विविधता को उपजाने लगा, कैसे वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को समझकर अपने ऊंचे और नीचे घरों को दो टाइप में बांटकर बनाने लगा, कैसे वो सड़कों को इतना स्वच्छ और साफ रखकर अपने आप को जीवन की सभी आधारभूत आवश्यकताओं से संपन्न किया, कैसे उसने जल की उचित व्यवस्था का प्रबंधन कर अपने लिए हर तरीके की संभावनाओं से या हर तरीके की विपदाओं से अपने आप को मैनेज किया। ये सब चीज़ें वही कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो या काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो। अर्थात उन्होंने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। क्लियर। पत्थर, हड्डी, औजार के उपयोग से लेकर आगे चलकर उन्होंने बर्तन, मृदभांड की कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया। उन्होंने न केवल खेती की बल्कि पशुपालन किया। साथ ही पशुपालन और खेती में कपास की उपज कर उन्होंने न केवल कपड़ा बुना बल्कि उसकी विकास यात्रा को इतने आगे तक पहुंचा दिया कि वही जो छोटी छोटी बस्तियां की बहुलता थी वो सभ्यता का स्वरूप ले ली और उन्हीं सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता प्राथमिक सभ्यता बनी। हालांकि आगे चलकर गंगा यमुना के दोआब में भी हमें कई प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत उतने यहाँ पे मजबूती से देखने को नहीं मिलते। क्लियर। कई प्रकार की हमें मोहरें मिलती हैं, जो लगभग 500 से ज़्यादा मोहरें तो केवल मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि उस समय के लोगों को लेखन कला की कितनी ज़्यादा ज्ञान था। ये बात अलग है कि आज हम उन लेखनी को पढ़ नहीं पाए। उससे ये पता चलता है कि उस समय का व्यापार वाणिज्य कैसे हुआ करता था। आप सुनते हो ना कि सुमेरियन अभिलेख से ये पता चलता है कि दिलमुन और माकन के जहाज उनके यहाँ लंगर डालते थे। दिलमुन और माकन बेसिकली हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जब पढ़ेंगे हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो वो मोहरें बनाते थे उनसे वैज्ञानिक प्रगति कैसी थी। अर्थात उनकी गणितीय समझ कितनी अच्छी थी। आप लोगों को मन में आ रहा हो सर मोहरें कैसी थी, तो ये देख लीजिए आप मोहरें वास्तव में उस समय की कैसी थी। क्लियर। हाँ, ये देखो मोहरें। क्लियर। ये देखिए ये मोहरें हैं, इनको मोहरें कहते थे, सीलिंग या प्रतिकृति। क्लियर। तो आप देख लिए कैसे इसमें आकृतियाँ वगैरह बनी हुई। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ उस समय पशु कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी। इसमें कुछ लेख लिखे हैं, ये लेख हम पढ़ नहीं पाए, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो लोग लेखन कला भी जानते थे। क्लियर। फिर आता है धार्मिक विश्वासों का अनुमान। अब वो गेंडे की पूजा करते हैं। कई बार आप देखोगे कि स्त्री को वृक्षों में पानी देते हुए दिखाया गया, तो इससे पता चलता है प्रकृति पूजा करते थे। क्लियर। श्रेणी संबंध की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य से महाभारत के स्थलों का उत्खनन हुआ, यानी कि कई सारे अवशेष ऐसे थे जिनको हम साहित्य की मदद से खोज पाए। क्लियर। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल पुरातत्व ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि कई जगह पर वैदिक साहित्य की मदद से हम पुरातत्व के स्रोतों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। अर्थात पुरातत्व प्लस साहित्य इज इक्वल टू तार्किक लेखन बनता है। और कहीं पुरातात्विक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो कहीं पुरातात्विक की महत्ता उससे कम हो जाती है। हालांकि आप मौर्योत्तर काल में देखते हो, जिसको अंधकार युग कहते हैं, वहाँ पे पुरातत्व की महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। ऑलरेडी मैंने इसकी कहानी बता दी। आर्थिक प्रगति का भी ज्ञान होता है। पाषाण, ताम्र, कांस्य, लौह प्रौद्योगिकी से ये पता चलता है
कि कैसे पत्थर से शुरुआत करने वाला मानव, कैसे तांबे से उपयोग करने वाला मानव बाद में तांबे में जस्ते को मिलाकर कांसा तैयार किया और कैसे लौह औद्योगिकी तक अपने आप को प्रमोट किया और कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करके इस बात की जानकारी दे दी कि वास्तव में उसको प्रगलन की उस तकनीकी का पता है। प्रगलन आपके मन में आया होगा, सर ये आपने वर्ड कहाँ से यूज कर दिया। वास्तव में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री में आपको प्रगलन ही पढ़ने को मिलता है। प्रगलन का मतलब होता है कि किसी धातु को एक हाई टेम्परेचर में गर्म करना। क्लियर? तो प्रगलन वर्ड वहाँ से है। उन्नत उपयोग इसका हमें देखने को मिलता है, पिघलाने की तकनीक वही प्रगलन जिसको मैंने अभी बोला। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो, हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कृषि क्रांति कैसे की, समाज में कैसे चेंजेस आए, कैसे धार्मिक आंदोलन बुद्ध और जैन उभर कर आए। समझ गए? यानी कि लौह प्रौद्योगिकी ने कैसे चेंजेस ला दिए। लेखक के काल्पनिक कपोल मस्तिष्क को तर्क के धागे से बांधकर इतिहास का वस्त्र बुन दिया। अर्थात जो साहित्यिक स्रोत थे उनमें जब अन्वेषण या खोजों या उत्खनन का जब प्रयोग किया जाने लगा, तो उन साहित्यिक स्रोतों की प्रासंगिकता को, लेखक की काल्पनिक कपोल बातों को एक तार्किकता देने के लिए या उनके तथ्य को एक निष्पक्ष जानकारी के रूप में उपयोग करने के लिए इतिहास के एक धागे को बुन दिया। अर्थात उनके मस्तिष्क में विवेक का संचयन कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को कवर किया। हमने अन्वेषण कवर कर लिया, चित्रकला कवर कर ली, मूर्ति कला कवर कर ली, हमने भवन स्मारक कवर कर लिए, हमने सिक्कों के महत्व के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं अपना आज का एक प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना है। हालांकि हम इसका आपको उत्तर फ्रेम भी वहाँ पे एक प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे हम अभी आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि आपको इसे कैसे लिखना है। और जब आप लिखकर ये प्रश्न हमें भेज देंगे तो हम फिर से उस प्रश्न को, आप ही के चेक किए हुए उत्तर को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस उत्तर के प्रति काफ़ी अच्छी समझ बना सकें। प्रश्न है, पुरालेखी स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा कला और संस्कृत कहीं अधिक सीमा तक प्रतिबिंबित है, टिप्पणी करें। 2017 में पूछा गया, 15 मार्क्स का। अब आपको ये आसानी से पता है ना। अभी आपने देखा पुरालेखी स्रोतों का मतलब क्या होता है। पुरालेखी स्रोतों का मतलब होता है जैसे मूर्तियाँ हो, चित्रकला हो, क्लियर, स्थापत्य हो, भवन हो या स्मारक हो। उसमें आपने क्या अभी राजनीतिक जानकारी देखी है? कम मिली है ना। राजा की जानकारी कम मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिली है? कला, अर्थात गंधार कला कैसी थी, मथुरा कला कैसी थी, कैसे मंदिर स्थापत्य का निर्माण हुआ, कैसे मूर्ति कला डेवलप हुई, कैसे अलग अलग प्रकार के चित्र बने, कैसे गुहाओं का निर्माण हुआ, कैसे मुद्रा में या सिक्कों में अलग अलग प्रकार की आकृतियों का उपयोग हुआ। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें दर्शा दोगे। क्लियर? अब ये भी बता दोगे कि कुछ एक आधा अगर अपवाद सिक्कों को हम छोड़ दें तो उनमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे डेमेट्रियस की। क्लियर? लेकिन बाकी ऐसे अधिकांश कम से कम सिक्के हैं जिससे हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। क्लियर? अब फिर आप निष्कर्ष दे देंगे कि वास्तव में पुरालेखित स्रोतों का उपयोग साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक माना जाता है, किंतु कहीं कहीं पर हम साहित्यिक स्रोतों की मदद से, अब ब्रैकेट में लिख दो, जैसे वैदिक काल, कहीं कहीं साहित्यिक स्रोतों की मदद से हम पुरालेखी अन्वेषण को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर? अर्थात ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीविता का जीवन निभाते हैं। अब सहजीविता आप जब यूज कर लेते हो ना वर्ड, तो वास्तव में वो क्या हो जाता है? वो वास्तव में हो जाता है इन्वायरमेंट से लिंक। अर्थात आप एंशियंट को इन्वायरमेंट से लिंक कर दिए। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, यानी कि आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के एस्पायरेंट हो। क्लियर? तो आप समझ गए इस चीज़ का उत्तर। किस सीमा तक, तो आप सीमा बता सकते हो कि एक निश्चित सीमा थी कि हालांकि कला एवं संस्कृत से ये तो पता चलता है, लेकिन कई सारे ऐसे कलात्मक हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें हमें यही नहीं पता चल पाता वो किस राजवंश का है। जैसे आप देखोगे ना कि मेहरौली जो स्तंभ लेख है उसके बारे में आज भी डाउट है कि ये क्या चंद्रगुप्त प्रथम का है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का है। क्लियर? तो आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो। उम्मीद है आप आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको 3D मैपिंग, साथ ही इमेजिंग या रियल इमेजिंग के माध्यम से आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर? हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। वहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमें कैसे अपनी पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।